जज साहब ने अपना फैसला सुनाया था और मैं चकरा कर रोस्ट्रम पर ही गिर पड़ी थी। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आया था। मैं हार गई थी, ना सिर्फ ये केस बल्कि अपने खून के रिश्ते भी। जो कभी सोचा भी नहीं था वो हो गया था। मुझे उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई थी। मैंने एक नज़र कतार में बैठे अपने बाप और भाई पर डाली, जिनके चेहरों पर मेरे लिए अजनबियत थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे पहचानते ही नहीं हो। मैं उन्हें पुकारना चाहती थी, रोना चाहती थी, लेकिन मेरे पुकारने से पहले ही वो दोनों खामोशी से उठकर कमरा अदालत से निकल गए थे। उन्होंने ना ही मुझसे कोई बात की थी और ना ही एक नज़र मेरी बेबस हालत पर डाली थी। मुझे अपने सगे रिश्तों से ऐसी उम्मीद हरगिज़ भी नहीं थी। मेरे अंदर कहीं कुछ छन से टूटा था। लेडी कांस्टेबल ने मुझे हथकड़ियाँ लगाकर अपने साथ घसीटना शुरू कर दिया था। वो जज्बात और एहसासात से आ रही एक पुलिस वाली थी जिसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि मुझ पर इस लम्हे क्या क़यामत गुजर रही है। मेरी पूरी दुनिया पलट कर रह गई थी और उसे बाहर खड़े मीडिया वालों की फ़िक्र थी। बाहर मीडिया के नुमाइंदे अपने कैमरों और माइक के साथ मौजूद थे, इसलिए मेरे चेहरे पर काला कपड़ा डाल दिया गया था। चारों तरफ से सवालात की यलगार हो रही थी और मैं बेयारो मददगार बस खिंची चली जा रही थी। एक अंधेरा उस काले कपड़े से मेरी आंखों के सामने छाया था, तो एक अंधेरा मुस्तकबिल के खौफ से। अब कोई मेरा नहीं था, बस मैं थी और मेरे साथ मेरा खुदा। मुझे उम्र कैद की सज़ा हुई थी और मैं अच्छी तरह वाकिफ़ थी कि अब मुझे सारी ज़िंदगी तन्हा जेल की सलाखों के पीछे काटनी होगी। ना कोई मेरा अपना मुझसे मिलने के लिए आएगा, ना ही कोई शनासाई होगी। लेकिन ये इल्म मुझे हरगिज़ भी नहीं था कि कॉल कोठरी में क्या क्या होता है और मेरे साथ क्या होने वाला है। ये राज तो वहीं जाकर मुझे पता चला कि उम्र कैद की सज़ा पाने वाली औरतों के साथ क्या क्या किया जाता है। मुझे सेंट्रल जेल में पहुंचा दिया गया था, जहां हर तरफ सफ़ेद लिबास में औरतें मौजूद थीं और जिनके चेहरे पर छाई सख्ती और मकरू हंसी बता रही थी कि वो यहाँ की दुनिया की आदी हैं और हर कोई किसी न किसी गुनाह में मुब्तला होकर ही यहाँ तक पहुँची है। सब छोटी छोटी सी कोठरियों में सलाखों के पीछे बंद थी और मेरे कदमों की आहट पर ऐसे मेरी तरफ देख रही थी जैसे मैं यहाँ कोई नई मेहमान बनकर आई हूँ। मुझे भी एक कोठरी में बंद कर दिया गया, जिसमें पहले से ही एक औरत सर झुकाए बैठी थी। जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुई तो उसने सर उठाकर मेरी तरफ देखा और उस पर नज़र पड़ते ही मेरे औसान खता हो गए। उसका ऊपर वाला होंठ कटा हुआ था और आंखें इतनी सुर्ख हो रही थीं जैसे उसने नशा कर रखा हो। मुझे देख के वो मुस्कुराई तो मज़ीद खौफनाक मालूम हुई और फिर मुझे कहने लगी, क्या नाम है तुम्हारा बीबी? क्या गुनाह करके यहाँ पहुँची हो? इससे पहले कि मैं उसकी बात का कोई जवाब दे देती, जेलर हमारी कोठरी में चली आई थी। उसने आते ही मुझे सख्ती से कहा, सुन लड़की, तुझे यहाँ के तौर तरीक़ों के हिसाब से रहना होगा और हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ अगर तूने कदम उठाने की कोशिश भी की तो अच्छा नहीं होगा। वो बाहर की दुनिया थी जहाँ तू अपने माँ बाप की आंखों में धूल झोंक कर इतना बड़ा कारनामा सरअंजाम देकर यहाँ चली आई है, लेकिन ये मेरी दुनिया है, यहाँ मेरा सिक्का चलता है। आज से तेरा नाम मेहरुन्निसा नहीं बल्कि तेरा 322 है और अपना नाम बहुत अच्छी तरह याद रखना। तुझे इसी नाम से पुकारा जाएगा और यही तेरी पहचान है। जेलर की बातों पर मेरी आंखें नम होने लगी थी और आंसू धीरे धीरे टपक रहे थे कि अचानक जेलर मेरे करीब आई और मुझे बालों से पकड़ लिया और कहने लगी, इतना बड़ा जुर्म करके यहाँ तक पहुँच गई है और अब मासूमियत का ढोंग तो देखो चेहरे पर कैसे सजाया हुआ है। वाह, बड़े लंबे बाल हैं तेरे। अरे ओ कांस्टेबल! जेलर ने जोर से आवाज़ लगाई। जैसे ही कांस्टेबल सामने आई तो वो हंसकर कहने लगी, अपनी इस 322 के बाल तो देखो, कितने लंबे और सिल्की हैं। लगता है किसी शैम्पू के इश्तिहार के लिए यहाँ आई है। जाओ जाकर इसके बाल कटवाने का इंतज़ाम करो, मुझे इसके सर पर बाल नज़र ना आए। जेलर की बात सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। मैंने रोते हुए कहा कि क्यों, मेरे बाल क्यों कटवाए जाएंगे?
मुझे अपने बालों से बहुत मोहब्बत थी और मैं सोच भी नहीं सकती थी कि कोई मेरे इतने लंबे घने बालों को काट देगा। मेरी बात सुनते ही जेलर ने एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मारा और कहने लगी, अभी तुझे समझाया था ना कि ये मेरी दुनिया है और यहाँ मेरा सिक्का चलता है। तेरी हिम्मत भी कैसे हुई ज़बान दराजी करने की? तू यहाँ किसी फिल्म में काम करने नहीं आई है जो इतने लंबे बाल लेकर घूमेगी। इनको धोने में इतना पानी भी खर्च करेगी और वक्त भी। यहाँ और भी बहुत दूसरे से काम होते हैं। अभी तो तेरे शुरू के दिन हैं, तू आराम कर। आहिस्ता आहिस्ता तुझे पता चलेगा कि यहाँ तो तुझे क्या क्या करना होगा। जेलर की बात सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। अब तक तो मैं अपने घर वालों की जुदाई का मातम मना रही थी और सोच रही थी कि इस जेल में सारी ज़िंदगी मैं कैसे तन्हा ज़िंदगी गुजारूंगी, लेकिन अब तो एक नई मुसीबत मेरे सर पर आ गई थी। मैंने सोचा भी नहीं था कि जेल आकर मुझे ये सब कुछ भुगतना पड़ेगा। मेरी कोठरी में मौजूद दूसरी औरत मेरे करीब आई और आहिस्ता से झुककर कहने लगी, फिक्र न कर बीबी, तुझे भी यहाँ रहने की आदत हो जाएगी। आई तो तू कुंवारी है, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब तू बच्चों की माँ भी बन जाएगी और तुझे पता भी नहीं चलेगा। उसकी बात सुनकर मेरी रूह की हड्डी सनसना उठी थी, क्योंकि मुझे उसकी बात का वाज़ेह मतलब तो समझ नहीं आया था, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानती थी कि वो किसी गलत बात की तरफ इशारा कर रही है। मैंने हकलाते हुए कहा कि आप क्या कहना चाह रही हैं? मैं गैर शादीशुदा लड़की हूँ, मेरे बच्चे कैसे हो सकते हैं? मेरी बात सुनकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसती और कहने लगी, अभी तू यहाँ नई नई आई है, कुछ दिन रहेगी तो यहाँ के कायदे कानून भी सीख जाएगी और तौर तरीके भी, और यहाँ की इन काली बातों से भी पर्दा उठ जाएगा जिससे फ़िलहाल तू नावाकिफ़ है। ये कहकर वो कोठरी के एक तरफ पड़े बिस्तर पर जाकर खामोशी से लेट गई और थोड़ी ही देर के बाद कांस्टेबल एक औरत को लेकर चली आई, जिसने मेरे लाख शोर मचाने के बावजूद भी मेरे लंबे लंबे बालों को सिरे से काट कर मुझे गंजा कर दिया। मैं उम्र कैद की सज़ा के पहले दिन ही गंजी हो चुकी थी और अपने फर्श पर बिखरे लंबे बालों को देखकर अपनी बेबसी पर सिवाय आंसू बहाने के मेरे पास कोई चारा नहीं था। जेल की पहली रात बहुत ही भयानक थी। छोटे छोटे चूहे इधर से उधर भागते फिर रहे थे और झींगरों की आवाज़ों ने मेरा दम निकाल दिया था। मुझे तो कीड़े मकोड़ों से बहुत ज़्यादा डर लगता था, और यहाँ आला नस्ल के झींगर थे जिनके साइज़ देखकर ही मेरी चीखें निकल रही थीं। कुछ देर तक मेरा शोर बर्दाश्त करने के बाद मेरी कोठरी में सोई हुई दूसरी औरत उठकर बैठ गई और कहने लगी, तेरा दिमाग ख़राब है क्या? इतना शोर क्यों डाल रखा है? छोटे छोटे चूहे ही तो हैं, ये भी यहाँ हमारे साथ ही रहते हैं। अब खामोशी से सो जा। ये कहकर वो तो दोबारा सो गई थी, लेकिन नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। मैं इस जगह सोना तो दूर, लेटने के बारे में भी नहीं सोच सकती थी। वो काला फर्श, इधर उधर भागते चूहे और बड़े बड़े झींगर मेरे चारों तरफ मौजूद थे। ना चाहते हुए भी मेरी आंखों से आंसू बहते ही चले जा रहे थे। मैं यहाँ कैसे अपनी सारी जिंदगी गुजार सकती थी, जहाँ कुछ लम्हे भी मेरी जान पर भारी थे। ऐसी ही सुबह हो गई थी और अगली सुबह मुझे बताया गया कि मुझे बर्तन धोने का काम मिला है। जेल में जितने भी वक्त का खाना मिलता था उन सब के बर्तन धोना मेरी जिम्मेदारी थी। हैरत की बात यह थी कि हुक्म मुझे जेलर ने नहीं सुनाया था, बल्कि यहाँ मौजूद एक बूढ़ी मुजरिमा ने बताया था। वही सब में काम तकसीम करती थी और सब उसकी बात सुनने पर मजबूर थे। मेरे पूछने पर पता चला कि यहाँ पर कई सालों से वो कैद है और उसके जेलर से बहुत अच्छे रवाबत हैं, इसलिए जेलर के बाद यहाँ उसका हुक्म चलता है। मैं बर्तन धोने वाली जगह पर पहुंची तो बर्तनों का ढेर देखकर मेरी जान निकल गई। ऐसा लगता था जैसे पूरे शहर के बर्तन धोने के लिए यहीं आ गए हों। वहाँ पर दो औरतें भी मौजूद थीं जो पहले से बर्तन धोने में मसरूफ़ थीं, और जैसे ही मेरी नज़र उन औरतों पर पड़ी तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि वो दोनों उम्मीद से थीं। ऐसी हालत में इस जेल में रहना और इतना सारा काम करना उनके लिए कैसे मुमकिन था? तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर मैंने उनसे पूछ ही लिया कि हामला होकर आप इस जेल में कैसे रह सकती हैं? मेरी बात सुनकर उनमें से एक ने बड़ी अजीब सी नज़रों से मेरी तरफ देखा और कहने लगी, कुछ दिनों की बात है,
फिर तुझे भी पता चल जाएगा कि हम ऐसी हालत में यहाँ कैसे रह रही हैं, क्योंकि ये दिन तो जल्द तुझ पर भी आना है। उसकी बात सुनकर मैं एकदम चौंक उठी थी। मुझ पर यह दिन क्यों आना था? मैं तो उम्मीद से नहीं थी और ना ही शादीशुदा थी। लेकिन इससे पहले कि मैं मज़ीद कोई सवाल करती, पीछे से एक और औरत चली आई। गुस्से में चीखने लगी कि ज़बान नहीं, अपने हाथ चलाओ, बहुत देर हो रही है और भी काम करने हैं। उसके हाथ में एक बड़ा सा डंडा था जिसे देखकर मेरी जान निकल गई थी कि अगर काम में देर हुई तो वो हमें मारने से भी गुरेज नहीं करेगी। मैं खामोशी से उन दोनों औरतों के साथ बर्तन धोने में मसरूफ़ हो गई। सुबह से बर्तन धोते धोते 11 बज गए थे, लेकिन बर्तन थे कि ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। और फिर मुझे पता चला कि इसके बाद दोपहर के खाने के बर्तन भी हमें ही धोने हैं। मतलब ये थे कि आज का सारा दिन मेरा बर्तन धोते धोते ही गुजर जाना था। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि जेल की ज़िंदगी कैसी होती है, और यहाँ आकर जब मुझे ये सब देखने को मिला तो मैं बहुत ज़्यादा हैरान रह गई थी। सारा दिन काम काज में गुजार कर रात को जब मैं कोठरी में पहुंची तो मेरी साथ वाली औरत कहने लगी, चल रही 322, आज की रात तेरी जागते हुए नहीं गुजरेगी। तो इस कदर थक चुकी है कि ना तुझे चूहों की फिक्र रहेगी ना ही झींगरों की। अब देखना, तू इस बिस्तर पर लेटेगी तो तुझे खटमल भी महसूस नहीं होंगे और तू गहरी नींद सो जाएगी। उसकी बात पर मैं दुख से मुस्कुराई थी, क्योंकि वो सच ही कह रही थी। मेरा पूरा जिस्म थक के चूर हो रहा था और ना चाहते हुए भी मैं इस बिस्तर पर लेटने पर मजबूर थी जिसमें खटमल तक मौजूद थे। बिस्तर पर लेटते ही मुझे वो दोनों हामला औरतें याद आईं, तो मैंने अपनी साथ वाली उस औरत को आवाज़ दी और कहा, बाजी मुझे बताओ कि जेल में औरतें हामला कैसे हैं और यहाँ बच्चे कैसे पैदा करेंगी। मेरी बात सुनकर वो ज़ोर से हंस पड़ी और कहने लगी, तुझे बड़ी जल्दी है हामला होने की, थोड़ा इंतज़ार कर ले, तेरी बारी भी आ जाएगी। और जब तू बच्चा पैदा करेगी तो तुझे भी पता चल जाएगा कि ये बच्चा कैसे पैदा होता है। उसकी बात पर मैं खामोश हो गई तो वो कहने लगी, सुन, तू बता, इतनी कम उम्री और जवानी में तू ऐसा क्या गुल खिलाकर यहाँ आई है जो तुझे इतनी बड़ी सज़ा मिली है। अगर वकील अच्छा करती ना तो कभी जेल की नौबत ना आने देती। ये काले कोट वाले बाबू होते हैं ना, ये इंसान के बड़े से बड़े गुनाह को नेकी बनाकर पेश कर देते हैं। तूने क्यों नहीं किसी अच्छे काले कोट वाले से राब्ता किया? अभी तेरी उम्र ही क्या थी, देखने में तो 19-20 की लगती है, और तू सारी जिंदगी के लिए जेल में आ गई है। उसकी बात सुनकर मैंने एक सर्द आह भरी थी। मैं उसे क्या बताती कि मेरे लिए वकील तो किया गया था, लेकिन इस शहर का सबसे घटिया और सस्ता तरीन वकील, जिसकी नाकस वकालत की वजह से ही तो आज मैं यहाँ जेल की सलाखों के पीछे थी। और मुझ पर यह जुल्म किसी और ने नहीं बल्कि मेरे अपने ही बाप ने किया था। मुझे उस जुर्म की सज़ा मिल गई थी जो मैंने किया ही नहीं था, और मैं चीखती चिल्लाती रह गई थी, फिर भी किसी ने मेरी एक नहीं सुनी थी। मैं उस औरत की बात का जवाब दिए बगैर बिस्तर पर लेट गई थी। माजी मेरी आंखों के सामने घूम रहा था। मेरा नाम मेहरुन्निसा था और हम 3 बहनों का एक इकलौता छोटा भाई था। मेरे अब्बा की आंखों में हम तीनों बेटियों का वजूद खटकता था, क्योंकि मेरे अब्बा को बेटियां बिल्कुल भी पसंद नहीं थीं, और जब तक सिर्फ हम तीनों बहनें थीं उन्होंने अम्मा की और हमारी ज़िंदगी अजीरन बना रखी थी। लेकिन जब हमारे घर भाई की पैदाइश हुई तो अब्बा खामोश हो गए और उनकी सारी तवज्जो, प्यार और मोहब्बत भाई के लिए वक्फ हो गई। सालों हमने अपने बाप के ताने सुने थे और भाई की पैदाइश के बाद हमारी ज़िंदगी में सुकून आ गया था। हम तीनों बहनें एक सरकारी स्कूल में पढ़ती थीं, लेकिन अब्बा ने हमारे भाई को एक बहुत ही अच्छे प्राइवेट स्कूल में दाखिल करवाया था। हम तीनों बहनें ज़िंदगी की ज़रूरियात के लिए तरसती थीं और हमारा भाई अपनी बड़ी से बड़ी ख्वाहिश भी चुटकियों में अब्बा से पूरी करवा लिया करता था। हम तीनों बहनों को फिर भी अपने भाई से बहुत मोहब्बत थी। अब्बा ने उसका नाम शान रखा था और बाकी हम दोनों बहनों की वो शान ही था, हमारी आंखों का तारा था। हम सब और ख़ास कर अब्बा बेजा लाड प्यार कर रहे थे उससे, जिससे वो बहुत बिगड़ चुका था। वो बहुत ही ज़िद्दी और झगड़ालू हो चुका था। घर से बाहर निकलता तो किसी न किसी बात पर उसका किसी से झगड़ा हो जाता। बिना लड़ाई किए तो वो कभी घर लौट कर ही नहीं आया था। ये सिलसिला बचपन से जो शुरू हुआ तो वो 17 साल का हो गया, लेकिन फिर भी उसके झगड़े ख़त्म न हुए।
घर में आए रोज़ कोई ना कोई इसकी शिकायत लेकर आता और अब्बा उसे समझाने के बजाय शिकायत लगाने वाले का जीना मुश्किल कर देते। अम्मा जब शान को समझाने की कोशिश करती तो अब्बा अम्मा को ये कह के मारने लगता कि तुझे तो मेरा इकलौता बेटा बर्दाश्त ही नहीं, तू तो बेटी पे बेटी पैदा करके खुश थी। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। एक दिन दोपहर के वक्त हमारे घर का दरवाज़ा बजा और मैंने दरवाज़ा खोला तो एक 23-24 साल का लड़का गुस्से के आलम में हमारे दरवाजे पे खड़ा था और शान के बारे में पूछ रहा था। उसके तेवर देख के मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि शान ने ज़रूर कोई बड़ा गलत काम किया है, जब भी वो लड़का इतना शदीद गुस्से में है। शान अंदर कमरे में सो रहा था। मैंने उस लड़के से झूठ कह दिया कि मेरा भाई घर पर नहीं है। वो पलट कर तेज़ तेज़ बाहर निकल गया। मैं नहीं चाहती थी कि कोई लड़ाई झगड़ा हो और फिर घर का माहौल ख़राब हो, इसलिए मैंने ये झूठ कहा था। लेकिन उस लड़के की आवाज़ पर शान की आंख खुल गई थी। उसके निकलते ही शान मेरे पास आया, कहने लगा कि दरवाजे पे कौन था। मैंने गुस्से में शान से कहा कि अब क्या गुल खिला कर आए हो? एक जवान लड़का तुम्हारा पूछते हुए यहाँ तक आया था जो उम्र में तुमसे काफ़ी बड़ा था। ऐसा ना हो वो गुस्से में तुम्हें कोई नुकसान पहुँचा दे। अपने कमरे में जाओ और वापस सो जाओ। मेरी बात सुनते ही शान को अचानक गुस्सा आ गया और कहने लगा, मैंने चूड़ियाँ थोड़ी पहन रखी हैं कि कोई लड़का मेरे दरवाजे पे आकर शोर मचाएगा और मैं कमज़ोर औरत की तरह बर्दाश्त कर लूँगा। ये कहकर उसने अब्बा के दराज से रिवॉल्वर निकाला और उस लड़के के पीछे पीछे घर से निकल गया। शान को रिवॉल्वर के साथ जाता देख के मेरी चीख निकल गई। मैंने अम्मा को आवाज़ देकर सारा मामला बताया, खुद भी उसके पीछे भागी। मैं जानती थी कि वो जज्बाती है और गुस्से में कुछ भी गलत कर सकता है। वो लड़का ज़्यादा दूर नहीं गया था, हमारे घर से कुछ आगे ही था। गर्मी की वजह से चारों तरफ सन्नाटा था। जब तक मैं उसके पास पहुंची उन दोनों के दरमियान झगड़ा उरूज पा चुका था और इससे पहले कि मैं अपने भाई को कुछ समझाती, गोली उस लड़के के सीने में पेवस्त हो गई थी। खून का एक फवारा बह रहा था और मैं कभी अपने भाई को और कभी खून में लुथड़े तड़पते हुए वजूद को देख रही थी। शान की भी सिट्टी गुम हो गई थी। वो रोते हुए मेरे करीब आ गया और मेरे गले लग गया। वो जज्बात में आकर ये कदम उठा बैठा था, जबकि ना ही उसका ऐसा कोई इरादा था और ना ही इसमें इतनी हिम्मत थी। गोली की आवाज़ पर इर्द गिर्द के घर वाले अपने घरों से निकलना शुरू हुए और अब्बा भी वहीं पहुंच गए। हर कोई हैरान परेशान इस मंजर को देख रहा था। मैंने रोते हुए अब्बा को सारी बात बताई तो अब्बा ने फ़ौरन मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और कहने लगे, मेहरू बिल्कुल खामोश हो जा और अब दोबारा ये बात ना करना। मोहल्ले वालों ने एम्बुलेंस को कॉल कर दी थी। एम्बुलेंस उस लड़के को लेने के लिए आ गई थी और पता चला वो लड़का मौके पे ही दम तोड़ गया था। पुलिस भी इत्तला पहुंच गई थी, लेकिन पुलिस के आने से पहले अब्बा ने मुझे पहले से कह दिया कि अपने भाई का नाम नहीं लेना। अब्बा ने सबको यही कहा था कि वो लड़का मेरा आशिक था जो मुझसे मिलने के लिए आया था। मैंने मोहब्बत के नाम पर उसे काफ़ी पैसे लिए थे और अब उसे जान छुड़ाना चाहती थी, लेकिन जब वो ना माना तो मैंने गुस्से में उसे गोली मार दी थी। अब्बा की ये कहानी सुनकर जहाँ मोहल्ले वाले दंग रह गए थे, वहीं मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई थी। अब्बा अपने इकलौते बेटे को बचाने के लिए मुझे कुर्बान करने का फैसला कर चुके थे। मैंने अब्बा से कहा कि मुझ पर ये जुल्म ना करें, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। लेकिन हम तीनों बहनों की ज़िंदगी से ज़्यादा अब्बा को शान की ज़िंदगी अजीज़ थी। इसलिए अब्बा ने मुझे पुलिस के हवाले कर दिया था और मुझे कहा था कि मैं शान के ख़िलाफ़ कोई बयान ना दूँ। अब्बा खुद शहर का बेहतरीन वकील करके मुझे आज़ाद करवा लेंगे और मैं बेवकूफ़ अपने सगे बाप की बातों में आ गई थी। जब अब्बा ने कभी हमारी ज़रूरियात पर तवज्जो नहीं दी थी तो मुझे आज़ाद करवाने के लिए शहर के बेहतरीन वकील को कैसे हायर कर सकते थे। मैं जेल की सलाखों के पीछे थी और मैंने अब्बा की बातों में आकर इस जुर्म का इतराफ़ किया था जो जुर्म मैंने किया ही नहीं था। मेरे इकबाल जुर्म ने केस को बिल्कुल सीधा सादा और आसान बना दिया था। मुकदमा अदालत में चला। अब्बा ने एक सस्ते से वकील का इंतखाब किया और बहुत आसानी से हम ये केस हार गए और मुझे उम्र कैद की सज़ा मिल गई। मेरा वो बाप जिस पर मुझे बड़ा मान था, उसने मुझे मट्टी में रोन डाला था और अपने बेटे का हाथ पकड़कर कमरा अदालत से ऐसे निकल गया जैसे मुझे पहचानता ही ना हो। मेरी अम्मा तो पहले ही अब्बा के आगे मजबूर थी। अब न जाने अब्बा ने ऐसा क्या कहा था कि अम्मा एक दफ़ा भी नहीं मुझसे मिलने आई और ना ही हमारी कोई बात हुई थी। मैं अपने भाई के जुर्म की सज़ा काटने के लिए जेल चली आई थी। मैं दिन रात अपनी माँ और बहनों को याद करती थी। अगर मेरा बाप अपने बेटे के लिए मुझे यहाँ पहुँचा सकता था तो मेरी बाकी दो बहनों के साथ भी कुछ भी कर सकता था।
और यही सोचकर मेरी जान निकलती थी। और इस जेल में आने के बाद तो जो कुछ मुझे देखने को मिल रहा था वो मेरी तवक्कुआत से कहीं ज़्यादा बदतर था। इन्हीं सब सोचों के दरमियान मुझे कब नींद लग गई पता ही नहीं चला, और जब सुबह आँख खुली तो दोबारा से कामों का वही सिलसिला शुरू हो गया। दिन ऐसे ही तेज़ी से गुजरने लगे और मुझे यहाँ रहते रहते 4 महीने गुजर गए। इन 4 महीनों में कोई मुझसे मिलने के लिए नहीं आया था। अलबत्ता जेल में औरतों का हामला होना और बच्चों की पैदाइश का सिलसिला जारी था। और फिर पूरे 4 महीने बाद मुझे ये राज खुला कि जेल में रहने वाली औरतें कैसे हामला हो रही थीं और उनके बच्चे कैसे पैदा करवाए जाते थे। एक रात मैं अपनी कोठरी में सोने के लिए आई तो वही औरत जो उस जेल में बड़ी बनी हुई थी आधी रात को मेरी कोठरी में आई, मुझे खामोशी से अपने साथ चलने के लिए कहा। मैं उसके पीछे पीछे चल पड़ी। उसने एक चोर दरवाजे से मुझे जेल से बाहर भेज दिया और पता चला कि मुझे एक रात के लिए किसी बड़े आदमी के पास भेजा गया है। वो पूरी रात मैंने कांटों पर गुजारी थी क्योंकि अपनी मर्जी के खिलाफ मुझे वो सब कुछ करना पड़ रहा था जो मैं सोच भी नहीं सकती थी। मुझे ब्लैकमेल किया गया था कि अगर ये बात मैंने किसी को भी बताई तो मुझ पर ही इल्ज़ाम लगा दिया जाएगा कि मैंने जेल से भागने की कोशिश की है। पता नहीं कौन कौन इस सब में शामिल था, लेकिन वो रात मैं जेल से बाहर गुजार कर सुबह होने से पहले वापस लौटी थी। और फिर यह सिलसिला ऐसे ही चलना शुरू हो गया और दूसरे महीने में हामला हो गई। मैं हामला हुई तो मेरी इस रोज़ की अजियत से जान छूट गई, लेकिन मैंने इस बात को अच्छी तरह महसूस किया था कि मेरे हामला होने के बाद मुझे जेलर से छुपाया जाने लगा था। वो औरत बड़ी चालाकी से मुझे हमेशा जेलर की नज़रों से दूर रखती। मुझसे मिलने के लिए कोई आता ही नहीं था और ये बात पूरी जेल को मालूम थी। और ऐसे ही 9 महीने गुजर गए और जब बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब आया तो जेल में मौजूद 2-3 औरतों ने मेरा केस किया और मेरे पास एक बेटी की पैदाइश हुई। ना ही मुझे मेरी बेटी दिखाई दी और ना ही मेरी गोद में डाली गई, बल्कि ना जाने उसे चंद ही मिनटों में कहाँ गायब कर दिया गया था। मैं खुद भी नहीं जानती। आज मैं बगैर शादी के एक बेटी की माँ हूँ और मेरी वो बेटी कहाँ है मुझे उसका इल्म नहीं, बल्कि ना ही मैं आज तक जुल्म की ये दास्तान किसी को बता सकी और ना सुना सकी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल किया गया था। आज मुझे अपनी कहानी एक लिखारी के तवज्जुह से बयान करने का मौका मिला तो मैंने अपने दिल का बोझ हल्का कर लिया। पता नहीं कब तक हम मज़लूम औरतों पर इसी तरह जुल्म होता रहेगा। जो कुछ मेरे साथ मेरे बाप ने किया वो जुर्म नाकाबिले माफ़ी है, और जो जेल की 4 दीवारी के अंदर हुआ वो तो मैं बयान भी नहीं कर सकती। आप लोग ही बताएं, क्या कोई बाप इतना संगदिल भी हो सकता है कि अपनी बेटी को बचाने के लिए अपनी बेटी को इस तरह दांव पर लगा दे? तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी उसको अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही लगे हुए बेल के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आइंदा आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन उसी वक्त मिल सके। अगली कहानी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदाए पैमान।